गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके एमबी पटवारी में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो जो आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है, हिंदी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने फर्स्ट जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में जो है हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि आपके जो है एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको इन सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उस क्लास में जो है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है, यानी कि जिन लोगों को जो है सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है, तो प्लेलिस्ट में जो है जो हमारी क्लास थी सिलेबस में जो है हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं। और आपके जो हिंदी सब्जेक्ट होता है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अगर हम टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो पूरे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 8 सब्जेक्टों के बारे में जो है हमने सिलेबस में डिस्कस किया था। तो प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट होता है, प्रत्येक 8 सब्जेक्ट्स में से जो है आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपका जो हिंदी व्याकरण पूछी जाती है 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे जो है आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि संयोग जो है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर आप लोगों को जो है उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आइडिया होगा, तो इस क्वेश्चन को जो है आप आसानी से कर सकते हैं। सही, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, जब हम डिटेल से आपके पटवारी के जो हिंदी में जो हमारी क्लासेस चलेंगे, डिटेल से जो है वहां पर हम देखेंगे। यानी कि व्याकरण के अंतर्गत आपकी जो जो टॉपिक आते हैं, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, सारी चीजें जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं, ताकि देखिए उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग की अगर हम बात करें, तो कोई भी शब्द जो है, कोई भी वर्ण जो है वो किसी शब्द के पहले जो चीजें जुड़ती हैं और उसका अर्थ जो है, किसी भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि संयोग शब्द की, संयोग की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि संयोग। ठीक है, सम, सम जो है ये आपका संयोग में उपसर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है। उपसर्ग में आपको ये याद रखना है कि जो चीजें पहले जुड़ करके किसी भी शब्द का अर्थ बदल देती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि सिंपल सा जो है उपसर्ग जो है वो पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय जो है वो बाद में जोड़े। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है आपको। शब्द है आपका उदार। उदार का जो है आपको विलोम शब्द बताना है क्या होता है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो उदार का जो विलोम शब्द है वो आपका क्या होता है, कृपण होता है। विनीत की अगर हम बात करें, तो विनीत का विलोम शब्द जो है उद्यत होता है। आसक्त का विलोम शब्द जो है अनासक्त होता है। ठीक है, तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सेम वही प्रश्न है। अभी हमने जो स्टार्टिंग में जो हमारा प्रश्न था, उसमें हमने देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग का मतलब यहाँ पर आपको सिंपल सा समझना है कि जो शब्द जो है वो किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और आपको यहाँ पर पहचानना है कि प्रत्येक जो शब्द है, इसमें उपसर्ग आपको पहचानना है कि कौन सा है। तो प्रति शब्द जो है आपका, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रत्येक में जो है प्रति शब्द जो है वो क्या है, आपका उपसर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन है आपका उत्कृष्ट, बी ऑप्शन है उत्कृष्ट, और सी ऑप्शन है आपका उत्कृष्ट, और डी ऑप्शन है आपका उत्कृष्ट।
तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द को जो है आपको पहचानना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होता है आपका उत्कृष्ट होता है, जबकि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कौन सा स्वर जो है वो कंठ तालव्य है। ई है या फिर आ है या फिर औ है या फिर आय है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आय। ठीक है, आय, ए और आय, ठीक है, ये जो है ये क्या होते हैं, ये कंठ तालव्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जब हम डिटेल से सारी चीजें जो है जब हम डिटेल से व्याकरण पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका हिंदी ग्रामर होता है, तो वहां पर जो है हम देखेंगे कि कंठ तालव्य होता है, कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपकी वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं, या फिर अनुनासिक स्वर कहते हैं, या फिर मौखिक स्वर कहते हैं, या फिर लुंठित स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, यानी कि अंग, अंग और ये जो आ, ये शब्द जो होते हैं, यानी कि जिसकी जो है हमारे नाक से जिसकी हवा जो है हमारे नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे अनुनासिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का जो है आपको चयन करना है। ए ऑप्शन है पदार्थ है, बी ऑप्शन है पदार्थ, सी ऑप्शन है पदार्थ और डी ऑप्शन है आपका पदार्थ। तो सही वर्तनी वाले शब्द को जो है आपको पहचानना है। इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पदार्थ है। जो हम लिखते हैं उच्चारण करते हैं पदार्थ होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टा वर्गीय उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। कंठ है या फिर तालव्य है या मूर्धन्य है या दंत है। टा वर्गीय उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि का वर्ग में जो है आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी कि कंठे में जो है आपका कौन सा जो है कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, तालव्य में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, मूर्धन्य में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, दंत में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो टा जो है आपका टा वर्ग में मूर्धन्य ध्वनियां है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंठे की बात करें तो कंठे में जैसे आपका का वर्ग वाली जो आपकी लाइन होती है, जैसे का हो गया, खा, गा, घा और अंगा, ये जो है आपके कंठे के अंतर्गत आते हैं। तालव्य की बात करें तो जो आपकी चा वाली लाइन है, चा, छा, जा, झा, इया, ये जो है आपके तालव्य के अंतर्गत आते हैं। टा वर्ग की जो आपकी लाइन है, टा, ठा, डा, ढा हो गया आपका आड़ा, ये जो है आपके मूर्धन्य वाली मूर्धन्य में आते हैं। और दंत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो आपका ता वर्ग है, जैसे ता, था, ता, था, ना, ये जो है आपके दंत के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जो है टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ता वर्ग उच्चारण की दृष्टि से जो है आपका मूर्धन्य ध्वनि जो है ये आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। राम खूब कसरत करता है, इसको आपको बताना है। ए ऑप्शन है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, बी ऑप्शन है इसलिए, सी ऑप्शन है ताकि और डी ऑप्शन है आपका इससे। रामू जो है खूब कसरत करता है, क्यों कसरत करता है, ताकि वह क्या हो, वह पहलवान बन जाए। ठीक है,
तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ताकि। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। दिए गए शब्द का जो है आपको विलोम शब्द चुनना है। छली, छली शब्द जो है इसका आपको विलोम शब्द चुनना है। ए ऑप्शन है आपका निष्फल, बी ऑप्शन है निश्चल, सी ऑप्शन है कपटी और डी ऑप्शन है आपका धूर्त। बताइए छली शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है, ये आपको चुनना है। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि निश्चल। छली का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, निश्चल। निष्फल की अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका विलोम शब्द होता है फल। कपटी की बात करें तो निष्कपट जो है इसका विलोम शब्द होता है। और धूर्त की बात करें तो भद्र जो है इसका विलोम शब्द। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दाहिना हाथ होना, ए ऑप्शन है आपका धोखा देना, बी ऑप्शन है दुश्मन होना, सी ऑप्शन है बहुत सहायक होना और डी ऑप्शन है आपका चापलूसी होना। बताइए दाहिना हाथ होना का मतलब क्या होता है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि दाहिना हाथ होना, यानी कि बहुत सहायक होना। ठीक है, धोखा देना की अगर हम बात करें तो अंधा बनाना। और बी है आपका दुश्मन होना। दुश्मन होना की अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका हो जाएगा आंखों की किरकिरी होना। और डी है आपका चापलूसी करना, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका हो जाएगा अंगूठे चूम। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दाहिना हाथ होना, यानी कि बहुत सहायक होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा। किसी के पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश को हम क्या कहते हैं, आगामी कहते हैं या फिर प्रतिगामी होगा या फिर अनुरागी होगा या फिर अनुगामी होगा। बताइए किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश जो है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अनुगामी। ठीक है, प्रतिगामी की अगर हम बात करें तो प्रतिगामी का जो है आपका हो जाएगा विपरीत दिशा में चलने वाला। ठीक है, और आगामी की बात करें तो इसका जो है हो जाएगा जो भविष्य में आने वाला हो, यानी कि हम जैसे बोलते हैं कोई भी चीज होती है तो जैसे हम बोलते हैं आगामी परीक्षा, यानी कि जो चीजें जो है भविष्य में जो चीजें होने वाली हों, जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे आगामी कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि अनंत किसका पर्यायवाची है। अनंत शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, आकाश का है या फिर समुद्र का है या फिर देव का है या फिर पर्वत का है। अनंत की अगर हम बात करें तो इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, ये जो है आपके आकाश के जो है पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समुद्र के पर्यायवाची की बात करें तो जैसे आपका सागर, जलधि, रत्नाकर, वारिधि, ये जो है आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। देव के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो अमर, निर्झर, विबुध, त्रिदश, गिरवाण, ये जो है आपके देव के पर्यायवाची होते हैं। पर्वत के पर्यायवाची जो है आपके जैसे अचल, महीधर, भूधर, तुंग आदि, ये जो है आपके पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है क्वेश्चन में पूछा गया है अनंत का पर्याय, अनंत जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि धार्मिक में प्रत्यय है। देखिए स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि धार्मिक में क्या प्रत्यय है, एक प्रत्यय है या फिर मिक प्रत्यय है या फिर धर्म प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है धार्मिक में। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो धार्मिक में जो है एक प्रत्यय। ठीक है, धार्मिक में एक प्रत्यय है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से सॉरी, कौन सा जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। अभी हमने देखा कि समुद्र के जो है आपके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं समुद्र के, तो ये आपको बताना है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अम्बुद। अम्बुद जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। गोद लिया पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं, या फिर दत्त चित्त बोलते हैं, या फिर दंतक बोलते हैं, या फिर बालक बोलते हैं? बताइए, दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र जो है, गोद लिया पुत्र को क्या बोलते हैं? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गोद लिया पुत्र क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। ठीक है, दत्त चित्त की बात करें तो किसी कार्य में रमा हुआ तो उसे क्या बोलते हैं? उसे दत्त चित्त बोलते हैं। दंतक की बात करें तो दीवार में लगी हुई खूंटी को क्या बोलते हैं? दंतक बोलते हैं। और डी जो है आपका बालक, यानी कि नवजात अभी अभी जो जन्म लिया हुआ जो बालक है उसे क्या बोलते हैं? उसे बालक बोलते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, गोद लिए पुत्र को दत्तक पुत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो निगाह से परे हो। जो निगाह से परे हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं, या फिर निगाहहीन बोलते हैं, या फिर निगहबान बोलते हैं, या फिर परोक्ष बोलते हैं? देखिए, इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो निगाह से परे हो उसे क्या बोलते हैं? उसे परोक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष की बात करें तो जो आंखों के सामने हो रहा हो। और निगाहहीन की अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका हो जाएगा निगरानी का निगाह, यानी कि निगाह से जो है निगाह से बाहर हो, यानी कि निगाह हीन हो। ठीक है, तो उसे जो है आपका क्या बोलते हैं? निगाहहीन बोलते हैं। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, परोक्ष। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? क्वेश्चन है आपका कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, रिक्त स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है आपको। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन है आपका उजला, बी ऑप्शन है कलंकी, सी ऑप्शन है आपका अंधेरे, और डी ऑप्शन है आपका उज्जवल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उज्जवल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका कि पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण संधि का है, या फिर अयादि संधि का है, या फिर वृद्धि संधि का है, या फिर ऋण संधि का है? पो प्लस अन शब्द जो है ये आपका किस संधि का उदाहरण है? बताइए, आंसर करिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पो प्लस अन जो है ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, और अभि प्लस इष्ट। अभीष्ट का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभि प्लस ईस्ट बराबर अभीष्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? क्वेश्चन है आपका कि कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर अव्ययीभाव समास? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समास क्या होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, और हम इनको कैसे पहचाने कि कौन सा समास है। सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कला प्रवीण में कौन सा समास है? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि तत्पुरुष समास।
ठीक है। इसके अगर हम समास विग्रह करें तो कला में प्रवीण जो है इसका समास विग्रह होगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है या फिर क्रोध है या फिर हास है या फिर विस्मय है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है ये आपको बताना है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि रति। रसों की सर्वमान संख्या की अगर हम बात करें तो 9 है, जो कि हम जब डिटेल से ये सारी चीजें हम देखेंगे, डिटेल से जब हमारी हिंदी की क्लासेस चलेंगी यानी कि हिंदी व्याकरण की, तो वहां पर जो है हम देखेंगे कि आपकी ये रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें, समास, संधि वगैरह, ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। श्रृंगार जो है वो आपका श्रृंगार का स्थायी भाव जो है रति हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव को कहा जाता है या फिर विभाव को कहा जाता है या फिर संचारी भाव को कहा जाता है या फिर स्थायी भाव को कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास होगा या फिर अर्थांतर यास होगा या फिर विशेषोक्ति होगा? कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए, इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अर्थान्यास अलंकार। ठीक है, अर्थान्यास अलंकार में क्या होता है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर क्या होता है? अर्थान्यास अलंकार होता है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, ये रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? अर्थान्यास अलंकार है और सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का जो है आपको चयन करना है। ए ऑप्शन आपका उपमा, बी ऑप्शन है रूपक, और सी ऑप्शन है यमक, और डी ऑप्शन है आपका देश। बताइए, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका क्या है? यमक अलंकार है। और जब यमक अलंकार में क्या होता है कि जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है या फिर अधिक बार होता है और दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं, और वहां पर क्या होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे एक पॉपुलर जो एक उदाहरण है, हम लोग बचपन से जो है जब ये अलंकार वगैरह पढ़ते थे तो वहां पर जो है एक उदाहरण सबसे जो है माना जाता था, कनक कनकते सौगुनी। तो यहाँ पर जो है एक कनक का मतलब जो है होता है धतूरा, एक कनक का मीन्स होता है सोना। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार उसे कहते हैं जैसे कोई भी शब्द हो 2 बार प्रयोग होता है और उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, और उपमा की अगर हम बात करें तो उपमा में जो है आपको सिंपल से याद रखना है, जब ये हम सारी चीजें देखेंगे वहां पर जो है हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उपमा, रूपक और श्लेष, यमक को हम कैसे पहचाने अगर एग्जाम में आ जाता है। तो उपमा में क्या होता है कि उदाहरण में जो है सम, सी, सरे, समाना ऐसे शब्द जो है उपमा में दिए रहते हैं, तो वहां से जो है आप पहचान सकते हैं। रूपक की बात करें तो रूपक में जो है अर्थ करने पर उसका जो है रूपी शब्द आता है। जैसे हम बात करें चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण, ठीक है,
तो अर्थ करने पर जो है यहाँ पर क्या आया, रूपी शब्द आया, ठीक है। और यमक में जैसे हमने बात करी कि कोई भी शब्द है जो 2 बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ जो है वो अलग-अलग निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे यमक कहते हैं। और उपमा में आपको ध्यान देना है कि इसमें सम सी सरिस समाना ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर जो सरिस है ना, तो यहाँ से जैसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। वहीं उत्प्रेक्षा की अगर हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कैसे पहचान सकते हैं, उसमें जो है जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्द आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हालांकि ये जितनी भी चीजें हैं आपके सिलेबस में, एमपी पटवारी के सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं, आपकी सारी चीजें जो हैं हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई आपके विचार वगैरह हैं, कोई डाउट वगैरह हैं, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है आपके जो डाउट वगैरह हैं, तो आपके डाउट का जो है वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। सभी को बाय बाय। थैंक यू।